हेलो दोस्तों, आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली हमारी आरएएस प्री व राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई एग्जाम सीरीज में आज 24 क्रेडिट ब्रह्मास्त्र कंटेंट वाला मॉडल पेपर छठवां दोस्तों आपके सामने लेकर आ चुका हूं। इससे पहले 5 मॉडल पेपर हो चुके हैं। अगर दोस्तों आपने उनको नहीं देखा तो उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, अगर आपने इस एग्जाम सीरीज को आपके एग्जाम तक कंटिन्यू दोस्तों वॉच किया, कंटिन्यू देख लिया, तो दोस्तों किस्मत की इतनी औकात नहीं कि आपके एग्जाम में आपके सिलेक्शन होने से रोक दे। आप दोस्तों क्वेश्चन को देखते आप क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद करोगे, ये मेरा दोस्तों आपसे वादा है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में एक रामबाण एक मील का पत्थर दोस्तों साबित होंगे। तो देखते हैं दोस्तों इस मॉडल पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन बहुत ही शानदार लेवल का है। क्या बोल रहा है? अनाज रखने के लिए बड़े मृदबांड गोरे व कोठे दोस्तों राजस्थान के किस प्राचीन स्थल से प्राप्त होते हैं भाई? ठीक है, तिलवाड़ा, बूढ़ा पुष्कर, आहड़ या पीली बंगा। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भाई उत्तर नंबर 3 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आठ सभ्यता से दोस्तों प्राप्त होते हैं गोरे व कोठे। इसी क्वेश्चन को घुमाकर दोस्तों एक बार एग्जामिनर ने इस प्रकार भी पूछा था, नोट करना क्या बोल रहा हूं, कि आहड़ सभ्यता से दोस्तों, आहड़ सभ्यता से अनाज रखने के बड़े मृत बांड प्राप्त हुए हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उन्हें गोरे व कोठे कहा जाता है। इस प्रकार भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, नोट कर लेना। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर हम आहड़ सभ्यता की थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करें तो दोस्तों आहड़ सभ्यता नोट करना दोस्तों, ये उदयपुर में स्थित है ना, उदयपुर में स्थित है भाई आहड़ सभ्यता, और बेडस नदी के किनारे स्थित है ना, बेडस नदी के किनारे स्थित है। अगर बेडस दोस्तों ऑप्शन में नहीं हो तो दोस्तों आपको करना है बनास नदी के किनारे स्थित है। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो दोस्तों आपको बेडस नदी करना है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, इसकी उत्खननकर्ता की बात करें तो दो जनों का नाम आता है। एक आता है एच डी सांकलिया, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एच डी सांकलिया। और इसके अलावा दोस्तों एक नाम आता है अक्षय कीर्ति व्यास का, है ना, अक्षय कीर्ति व्यास का नाम आता है। ठीक है, ये दो जने दोस्तों जो जिन्होंने आहड़ सभ्यता का उत्खनन करता किया है, मतलब उत्खनन किया है। ठीक है, ये इसके उत्खनन करता है। अगर दोस्तों इसके उपनाम की बात करें, हम इसके उपनाम की बात करें तो दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके टोटल 8 उपनाम है दोस्तों। इतने सारे इसके उपनाम है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला दोस्तों इसका उपनाम है कौन सा? ताम्रवती नगरी। आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी भी कहते हैं ना, आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी भी कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान देना कि गणेश्वर सभ्यता दोस्तों, जो गणेश्वर सभ्यता है सीकर में नीम का थाना में कांसली नदी के किनारे, गणेश्वर सभ्यता को दोस्तों नोट करना ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं, और गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचय सभ्यता भी कहते हैं। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि दोस्तों आप कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है ना, आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों आहड़ सभ्यता को नोट करना है, इसे दोस्तों दुर्तुल घाट के नाम से भी जाना जाता है, दुर्तुल घाट के नाम से भी जाना जाता है। और आहड़ सभ्यता को दोस्तों आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है, आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है आहड़ सभ्यता को। इसके अलावा दोस्तों इसका चौथा उपनाम है आहड़ सभ्यता को दोस्तों और किस नाम से जाना जाता है? तो आहड़ सभ्यता को दोस्तों धूलकोट सभ्यता भी कहते हैं भाई। इसका चौथा उपनाम है दोस्तों धूलकोट सभ्यता भी कहते हैं आहड़ सभ्यता को, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, इसका 5वां उपनाम की बात करें तो एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि दोस्तों आहड़ किस सभ्यता को ब्लैक एंड रेड वेयर संस्कृति के नाम से जाना जाता है ना, संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तो आहड़ सभ्यता को दोस्तों जाना जाता है। ये इसका 5वां उपनाम हो गया। छठवां दोस्तों उपनाम नोट करना है, इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है भाई। ठीक है, आहड़ सभ्यता को दोस्तों ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता भी कहते हैं, ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसका 8वां उपनाम और क्या रह गया भाई? इस सभ्यता को दोस्तों ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। देखिए ये 5वां हो गया, 6वां हो गया, 7वां हो गया, और दोस्तों इसका जो 8वां उपनाम है वो दोस्तों कौन सा रह गया दोस्तों? इसे बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। हाँ, इसका 8वां उपनाम है दोस्तों, इसे बनास नदी घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। नोट करना, बनास नदी घाटी सभ्यता, नदी घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये दोस्तों इसका 8वां उपनाम है भाई। ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कर लेना भाई। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आहड़ सभ्यता से, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करना दोस्तों। क्या बोल रहा हूँ? पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन, राम सेकास में व स्फटिक नामक पाषाणकालीन उपकरण किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये इसी आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो दोस्तों गलती नहीं होना है। राम से कास्म व स्फटिक नामक पाषाणकालीन उपकरण आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 2 नोट कीजिएगा भाई। ठीक है, अगर दोस्तों आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि आहड़ सभ्यता से प्राप्त कौन सी सामग्री आहड़ सभ्यता का बाह्य संपर्कों है ना, मतलब दोस्तों विदेशों से आहड़ सभ्यता का व्यापार था, ऐसा दोस्तों संकेत देती है। बाह्य संपर्कों, मैं एक मिनट लिख के बताता हूँ, बाह्य संपर्कों का संकेत देती है ना, मतलब आहड़ सभ्यता का विदेशों से व्यापार था, ऐसा दोस्तों कौन सी सामग्री दोस्तों इसका एविडेंस देती है, इसका दोस्तों सबूत है। तो आहड़ सभ्यता से कौन सी सामग्री मिली है? तो दोस्तों नोट करना, इसका आंसर लेपिस
लाजुली, ये दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है भाई। लेपिस लाजुली दोस्तों ये एक प्रकार की सामग्री है जो आर्य सभ्यता से मिली है, जो किसका संकेत देती है कि आर्य सभ्यता का व्यापार विदेशों से था, ठीक है ना, फॉरेन से था, विदेशों से था, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर नोट करना भाई, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि दोस्तों किस सभ्यता से आटा पीसने की चक्की, नोट करना, एक क्वेश्चन पूछा गया, आटा पीसने की चक्की है ना। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा क्या, दो मुंहों का चूल्हा दोस्तों है ना, एक पैन, सिलबट्टा आदि प्राप्त हुए हैं। ये दोस्तों किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो दोस्तों ये आर्य सभ्यता से प्राप्त हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। तांबा गलाने की जो दोस्तों तांबा गलाने की भट्टियां हैं, ये भी दोस्तों आर्य सभ्यता से प्राप्त हैं, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना भाई, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन आप नोट कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्य सभ्यता से दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आ जाएगी, आर्य सभ्यता से कौन कौन सी फसलों के अवशेष मिले हैं, कौन कौन सी फसलों के अवशेष मिले हैं, तो दोस्तों नोट करना, आर्य सभ्यता से चावल, गेहूं, जौ, जवार है ना, और दोस्तों बाजरा, इनके अवशेष मिले हैं आर्य सभ्यता से, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता से मैंने आपको बताए हुए हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों पांचवा क्वेश्चन नोट करना, पांचवा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि टेराकोटा वर्षव है ना, जिसे दोस्तों एक प्रकार का मिट्टी से बना बेल की आकृति होती है, मिट्टी से बना बेल की आकृति होती है, जिसे दोस्तों किसकी संज्ञा दी गई है, बनासियल बोल की संज्ञा दी गई है, ठीक है। जो दोस्तों किस सभ्यता से प्राप्त होता है, ये भी आर्य सभ्यता से प्राप्त होता है, ठीक है। टेराकोटा वर्षव की आकृति एक प्रकार की मिट्टी से बना बेल की आकृति प्राप्त होती है, जो दोस्तों जिसे किसकी संज्ञा दी गई है, बनासियल बुल की संज्ञा दी गई है, जो आर्य सभ्यता से प्राप्त होता है। ये हो गया हमारा पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा भाई छठवां क्वेश्चन आप नोट कर लेना, छठवां क्वेश्चन क्या है कि नोट करना भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बनास बेड़च। इसके अलावा दोस्तों गंभीरी वाकल कोठारी, नदियों की गाठी व तटों है ना में कौन सी सभ्यता फैली हुई है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, कौन सी सभ्यता फैली हुई है, तो ये बनास आर्य सभ्यता ही फैली हुई है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। तो ये थे दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कुछ आर्य सभ्यता से, जो आपके एग्जाम में दोस्तों एक रामबाण एक मील का पत्थर भाई साबित होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना दोस्तों किसने की थी, संत माव जी ने, संत दरियाव जी ने, संत रामचरण दास जी ने, संत रामदास जी ने। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भाई उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संत माव जी के द्वारा दोस्तों चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना की गई, जिसमें संत माव जी के उपदेश दोस्तों संग्रहित होते हैं, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। अगर संत माव जी की बात करें तो संत माव जी दोस्तों राजस्थान में निष्कलंकी है ना, निष्कलंकी संप्रदाय के दोस्तों क्या हैं, संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। निष्कलंकी संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक है संत माव जी। और इसकी मुख्य पीठ की बात करें तो दोस्तों नोट करना, साबला ग्राम भाई, साबला ग्राम डूंगरपुर में दोस्तों, डूंगरपुर में इसकी मुख्य पीठ स्थित है निष्कलंकी संप्रदाय के, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये बाकी के जो 3 संत हैं ये दोस्तों राम सनेही संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। कैसे दोस्तों, थोड़ी सी इनके बारे में बात करते हैं। देखिए राम सनेही संप्रदाय की बात करें ना, राम सनेही संप्रदाय की बात करें तो दोस्तों की राजस्थान में मुख्य 4 शाखाएं हैं दोस्तों, और इसकी मुख्य पीठ दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो नोट करना शाहपुरा भीलवाड़ा में जहाँ का दोस्तों फूल डोल महोत्सव प्रसिद्ध है। शाहपुरा भीलवाड़ा में दोस्तों इसकी मुख्य शाखा स्थित है, जिसके मुख्य प्रवर्तक दोस्तों रामचरण दास जी हैं, शाहपुरा भीलवाड़ा वाली शाखा का, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों इसकी दूसरी शाखा है हमारी खेड़ापा जोधपुर में, खेड़ापा जो दोस्तों हमारी जोधपुर में पड़ती है ना, जिसके मुख्य प्रवर्तक दोस्तों रामदास जी हैं। तीसरी शाखा दोस्तों इसकी रेण नागौर में है भाई, रेण नागौर में दोस्तों, जिसके मुख्य प्रवर्तक कौन है दोस्तों, संत दरियाव जी इसके मुख्य प्रवर्तक है। चौथी शाखा दोस्तों इसकी सिंगथल बीकानेर में पड़ती है भाई, सिंगथल जो बीकानेर में, और इसके मुख्य प्रवर्तक दोस्तों हरिराम दास जी हैं, हरिराम दास जी दोस्तों इसके मुख्य प्रवर्तक है। तो ये थी दोस्तों राम सनेही संप्रदाय की 4 मुख्य शाखाएं, ठीक है भाई। जो दोस्तों इसकी जो मुख्य पीठ है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में है इस संप्रदाय की, इस बात का जरूर ध्यान रखना, ठीक है। और फूल डोल महोत्सव मनाया जाता है। तो इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ईश्वरी की पूजा
किस त्योहार पर दोस्तों की जाती है तीज, गणगौर, रक्षाबंधन, नागपंचमी? तो हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। गणगौर पर की जाती है ईसर की पूजा। इसमें दोस्तों ईसर का मतलब हो गया भाई शिव, है ना, और दोस्तों ईसरी का मतलब क्या हो गया पार्वती। तो शिव पार्वती की पूजा की जाती है गणगौर त्योहार पर, ठीक है। और दोस्तों गणगौर त्योहार नोट करना, चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल तृतीया को दोस्तों गणगौर त्योहार मनाया जाता है, इस बात का ध्यान रखना। टोटल दोस्तों 18 दिनों तक दोस्तों ये त्योहार चलता है, ठीक है। 18 दिनों तक ये त्योहार चलता है। अगर आपको ऐसा पूछ ले कि बिना ईसर की गणगौर दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध है, तो दोस्तों नोट करना ये जैसलमेर की प्रसिद्ध है बिना ईसर की गणगौर, ठीक है। अगर आपको दोस्तों पूछ ले कि राजस्थान में गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, गुलाबी गणगौर दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध है राजस्थान में, तो आपको करना है दोस्तों नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा राजसमंद की दोस्तों प्रसिद्ध है गुलाबी गणगौर, ठीक है। और दोस्तों कब मनाई जाती है गुलाबी गणगौर, तो चैत्र शुक्ल, ये दोस्तों तृतीया को नहीं मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है गुलाबी गणगौर। चैत्र शुक्ल पंचमी को दोस्तों गुलाबी गणगौर मनाई जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थोड़ी सी तीज के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो तीज दोस्तों नोट करना, चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, सॉरी चैत्र का नाम आ गया, एक मिनट। तीज दोस्तों श्रावण शुक्ला तृतीया को मनाए जाते हैं। श्रावण शुक्ला तृतीया को मनाई जाती है दोस्तों तीज का त्यौहार, ठीक है। और इसकी सवारी दोस्तों नोट करना, जयपुर की प्रसिद्ध है। अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान में कजड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, कजड़ी तीज या दोस्तों सातुड़ी तीज दोस्तों, तो नोट करना ये बूंदी की प्रसिद्ध है भाई, ठीक है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। रक्षाबंधन दोस्तों श्रावण पूर्णिमा को मनाई जाती है। श्रावण पूर्णिमा को दोस्तों रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, इसमें ईसरी का मतलब क्या हो गया, शिव पार्वती, ये सब आपको मालूम है ना, शिव पार्वती हो गया। लेकिन दोस्तों एक बार सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था कि दोस्तों केले के पत्तों की सांझी, केले के पत्तों की सांझी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो दोस्तों नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। इसमें सांझी का अर्थ क्या होता है, ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था, तो पार्वती होता है दोस्तों सांझी का अर्थ है, इस बात का भाई ध्यान रखना, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए भाई क्या बोल रहा है, गणेश्वर सभ्यता की बात हो रही है। क्या बोला है, गणेश्वर के टीले दोस्तों मुख्य रूप से संबंधित है मध्य पाषाण संस्कृति से, पुरा पाषाण संस्कृति से, ताम्र संस्कृति से, दोस्तों नव पाषाण संस्कृति से। ये क्वेश्चन का आंसर दोस्तों मैं आपको पहले क्वेश्चन में बता चुका हूं कि गणेश्वर सभ्यता को दोस्तों ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं ना, ताम्र युगीन सभ्यताओं की क्या कहते हैं, सभ्यताओं की दोस्तों जननी कहते हैं। बताया था कि नहीं बताया था भाई। और देखिए इसे ताम्र संस्कृति है ना, और इसको ताम्र संचय भी कहते हैं, ये क्वेश्चन में आपको बताया था। गणेश्वर सभ्यताओं को ताम्र संचय सभ्यता भी कहते हैं, इसे दोस्तों पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं गणेश्वर सभ्यता को। तो उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता की बात करें तो। इसके अलावा तो दोस्तों नोट करना, गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में दोस्तों, सीकर जिले में जैसे हाल ही में जिला बनाया गया है नीम का थाना में दोस्तों कांतली नदी के किनारे स्थित है भाई, कांतली नदी के दोस्तों किनारे स्थित है। और दोस्तों इसके उत्खननकर्ता की बात करें तो दोस्तों आर सी अग्रवाल रतन चंद्र अग्रवाल दोस्तों गणेश्वर सभ्यता क्या है, उत्खनन करता है, इस बात का ध्यान रखना। और एक दोस्तों इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना, गणेश्वर सभ्यता में दोस्तों ईंटों का प्रयोग कहीं पर भी नहीं किया गया, कच्ची ईंटों या दोस्तों पक्की ईंटों के नाम से दोस्तों इसका प्रयोग नहीं किया गया है गणेश्वर सभ्यता में, ठीक है। इस बात का दोस्तों जरूर ध्यान रखना। यहाँ से दोस्तों गणेश्वर सभ्यता से दोस्तों नोट करना, ताम्र युगीन जो जितने भी दोस्तों सामग्री है सबके सब ताम्र युगीन सामग्री दोस्तों प्राप्त हुई है गणेश्वर सभ्यता से, ठीक है भाई। इसके अलावा दोस्तों गणेश्वर सभ्यता से मछली पकड़ने का कांटा भी प्राप्त हुआ है जो तांबे का बना हुआ है, इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं गणेश्वर सभ्यता से आपको एक क्वेश्चन तो बताना भूल ही गया, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट ग्रेड में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। क्या गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त मृदबांड किस प्रकार के हैं, ये क्वेश्चन दोस्तों फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। तो गैरिक प्रकार के मृदबांड प्राप्त हैं गणेश्वर सभ्यता से, गैरिक प्रकार के मृदबांड प्राप्त हैं गणेश्वर सभ्यता से। और दोस्तों एक कैसे होते हैं, तो काले व नीले रंग के होते हैं, काले व नीले रंग के दोस्तों होते हैं। एक क्वेश्चन भाई फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों नोट कर लेना, थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नांकित में से किस जिले में साबरमती या वाकल नदी बेसिन का विस्तार है, डूंगरपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, उदयपुर। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर तो दोस्तों उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उदयपुर में है। अब दोस्तों किस प्रकार है ये देखते हैं। देखिए साबरमती नदी का उद्गम होता है वो दोस्तों उदयपुर की दोस्तों कोटड़ी गांव की पहाड़ियों से होता है ना, कोटड़ी गांव की पहाड़ियों से दोस्तों इसका क्या होता है भाई, उद्गम होता है। उद्गम दोस्तों इसका उदयपुर की कोटड़ी गांव की पहाड़ियों से होता है। अगर वाकर नदी की बात करें तो दोस्तों उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियों से, है ना, गोगुंदा की पहाड़ियों से दोस्तों वाकर नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। इस बात का दोस्तों आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। और दोस्तों साबरमती नदियों की अगर सहायक नदियों की बात करें तो दोस्तों कौन कौन सी है, हतमती नोट करना, सहायक नदी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, हतमती, वाकल, है ना, सेई, मेसवा, इसके अलावा दोस्तों वेत्रक,
है ना। और इसके अलावा दोस्तों और कौन सी है, माजम, ये दोस्तों साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं, हथमती, वाकल, सेई, मेसवा, वेत्रक, माजम, ये दोस्तों साबरमती नदी की सहायक नदियां। भाई थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावंत सिंह का संबंध किस चित्रकला शैली से था। ढूंढाड़ शैली से, हाड़ौती शैली से, चावंड शैली से या किशनगढ़ शैली से। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भाई उत्तर नंबर 4 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट देगा, किशनगढ़ शैली से दोस्तों इसका संबंध था। देखिए सावंत सिंह को दोस्तों नागरी दास के नाम से भी जाना जाता है, नागरी दास के नाम से भी दोस्तों इसको जाना जाता है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि किशनगढ़ शैली का जो गोल्डन काल या स्वर्ण काल दोस्तों किस शासक के समय को कहा जाता है, तो इसी नागरीदास, इसी सावंत सिंह के समय को दोस्तों इसका गोल्डन काल कहा जाता है भाई, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें नागरीदास की एक मुख्य रचना है नागर समुच्चय, जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। नागर समुच्चय दोस्तों इसकी एक रचना है, एक ध्यान रखना सावंत सिंह की, ठीक है। सावंत सिंह की बात करें, नागरीदास की बात करें तो दोस्तों निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति था। इसकी मुख्य पीठ दोस्तों सलेमाबाद अजमेर में स्थित है। इसके अलावा सावंत सिंह या नागरीदास की दोस्तों डेट पूछी जाती है, इसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो दोस्तों इसकी मृत्यु हुई थी वृंदावन में, है ना। इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा देखिए दोस्तों किशनगढ़ शैली की बात करें तो किशनगढ़ शैली का मुख्य चित्रकार कौन था, तो निहाल चंद का नाम आता है। निहाल चंद किशनगढ़ शैली का मुख्य चित्रकार था, जिसने किसकी कौन सा चित्र बनाया था, बनी ठनी चित्र बनाया था, बनी ठनी, जिसे राजस्थान की क्या कहा जाता है, मोनालिसा कहा जाता है राजस्थान की, है ना। और दोस्तों किशनगढ़ शैली नोट करना, नारी सौंदर्यकरण के लिए जानी जाती है, नारी सौंदर्यकरण के लिए जानी जाती है किशनगढ़ शैली, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो दोस्तों दो जनों को दिया जाता है। कौन कौन से, एक तो है एरिक डिक्सन, एरिक डिक्सन का नाम आता है, एरिक डिक्सन का नाम आता है। और इसके अलावा दोस्तों एक नाम आता है डॉक्टर फयाज अली का, डॉक्टर फयाज अली का नाम आता है। इन दो जनों को दोस्तों किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है भाई, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी दोस्तों केवल किशनगढ़ के बारे में। देखिए ये स्थित है अजमेर में, और दोस्तों अजमेर में कौन से राजवंश का शासन रहा है, चौहान राजवंश का शासन। लेकिन दोस्तों किशनगढ़ में नोट कर लेना राठौड़ राजवंश का शासन रहा है, राठौड़ राजवंश का शासन रहा है। और दोस्तों किशनगढ़ की स्थापना किसने की थी, शाहजहां ने की थी, शाहजहां के द्वारा दोस्तों किशनगढ़ की स्थापना की गई थी। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है भाई, ठीक है। ये बात दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 4 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं थोड़ी सी दोस्तों हाड़ौती शैली की। देखिए हाड़ौती शैली की दो उप शैलियाँ हैं, एक तो कोटा शैली और एक दोस्तों बूंदी शैली। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि शिकार के चित्र दोस्तों या रानियों को शिकार करते हुए किस चित्रकला शैली में दर्शाया गया है, तो कोटा चित्रकला शैली में दर्शाया गया है। जहां पर दोस्तों शिकार की बात आए कोटा कर देना आंखें बंद करके। जहां पर दोस्तों पशु पक्षियों के चित्र की बात आए, पशु पक्षियों के चित्र की बात आए, वहां पर दोस्तों आपको बूंदी शैली कर देना भाई, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस प्रकार दोस्तों उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन दोस्तों, ऐसा 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट दोस्तों लोग आपको पेड कोर्स में बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान में प्रोवाइड नहीं कराती होंगी, लेकिन दोस्तों Q50 जीके पर आपको दोस्तों एक जेन्युइन एक यूनिक कंटेंट दोस्तों देखने को मिलता है भाई, ठीक है। केवल Q50 जीके पर दोस्तों। और दोस्तों आपका भाई सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मेहनत करता है दोस्तों। अगर आप अभी से दोस्तों एक लेवल दोस्तों ऊपर की तैयारी करोगे तो दोस्तों किस्मत की इतनी औकात नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि आपके सिलेक्शन को रोक दे। आप दोस्तों क्वेश्चन को देखते आप क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद करोगे। अगर ये एग्जाम सीरीज अगर आपकी एग्जाम तक आपने दोस्तों कंटिन्यू वॉच कर ली तो दोस्तों ये मेरी आपसे वादा है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। देखिए क्या बोल रहा है, निम्नांकित में से कौन सा पुरस्कार पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ दोस्तों क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों इंदिरा गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। इंदिरा गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दोस्तों उत्तर नंबर 3 दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों 2 बार रिपीट हो चुका है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिखने में सीधा साधा क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही गजब का प्रश्न है। क्या बोल रहा है दोस्तों, देखिए राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना किस देश के वित्तीय सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जाइका के द्वारा दोस्तों, इसको जाइका कहते हैं, जाइका के द्वारा दोस्तों। इसकी फुल फॉर्म क्या है भाई, नोट करना, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है। इसके द्वारा दोस्तों राजस्थान में 3 योजनाएं संचालित की जा रही है। नंबर 1 पे आती है दोस्तों राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना। 2 नंबर पे कौन सी परियोजना आती है दोस्तों, नोट करना, 2 नंबर पे आती है राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, है ना। मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, राजस्थान दोस्तों, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, आजीविका सुधार परियोजना। और 3 नंबर पे आती है दोस्तों राजस्थान फ्लोरोसिस निराकरण
फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना ये तीनों परियोजना दोस्तों राजस्थान में जाइका के द्वारा संचालित है। वेरी इंपॉर्टेंट है। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी इसकी फुल फॉर्म है, एग्जाम में पूछी गई है, नोट ध्यान रखना, नोट कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों समाचार पत्र से संबंधित क्वेश्चन है। नवीन राजस्थान समाचार पत्र पर प्रतिबंध के बाद इसका नाम बदलकर दोस्तों कर दिया गया था तरुण राजस्थान, राजस्थान यंग राजस्थान या राजस्थान केसरी। देखिए दोस्तों इसकी पीछे की हिस्ट्री हम समझते हैं। नवीन राजस्थान समाचार पत्र दोस्तों विजय सिंह पथिक के माध्यम से, है ना, नोट करना, विजय सिंह पथिक इसके संपादक थे भाई, विजय सिंह पथिक, है ना। इसके माध्यम से दोस्तों राजस्थान सेवा संघ के द्वारा दोस्तों अजमेर से प्रकाशित किया जाता था। इसके द्वारा राजस्थान सेवा संघ के द्वारा अजमेर से प्रकाशित किया जाता था यह समाचार पत्र। बाद में दोस्तों इस पर प्रतिबंध लग गया और दोस्तों ये किस नाम से प्रकाशित होने लगा, तो दोस्तों तरुण राजस्थान से प्रकाशित नाम से प्रकाशित होने लगा, है ना। और इसका संपादक दोस्तों 1923 में, है ना, 1923 में दोस्तों जय नारायण व्यास द्वारा, नोट करना, जय नारायण व्यास इसके संपादक थे। जय नारायण व्यास द्वारा दोस्तों ये कहाँ से प्रकाशित होने लगा, ब्यावर से दोस्तों ये प्रकाशित होने लगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर हम दोस्तों जय नारायण व्यास के मुख्य समाचार पत्रों की बात करें तो दोस्तों इसके चार दोस्तों क्या है, मुख्य समाचार पत्र है, चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। पहला हो गया हमारा तरुण राजस्थान। नंबर 2 पे कौन सा आता है दोस्तों, आगी बाण, है ना, आगी बाण दोस्तों देश का जय नारायण व्यास का दूसरा समाचार पत्र है। तीसरा दोस्तों कौन सा है, अखंड भारत है, अखंड भारत दोस्तों इसका तीसरा समाचार पत्र है। और चौथा समाचार पत्र है दोस्तों इसका पीप, जो एक प्रकार का अंग्रेजी समाचार पत्र था दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है। तो इसके 4 मुख्य समाचार पत्र है जय नारायण व्यास को। अगर हम दोस्तों राजस्थान केसरी समाचार पत्र की बात करें तो दोस्तों राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन दोस्तों वर्धा महाराष्ट्र से दोस्तों विजय सिंह पथिक के द्वारा किया जाता था, विजय सिंह पथिक के द्वारा दोस्तों किया जाता था, इस बात का भाई थोड़ा सा ध्यान रखना। जब विजय सिंह पथिक ने दोस्तों 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी वर्धा महाराष्ट्र में, है ना, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना दोस्तों वर्धा महाराष्ट्र में की थी। इसी के साथ दोस्तों विजय सिंह पथिक ने वर्धा महाराष्ट्र से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन भी स्टार्ट किया था। आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। इसके साथ दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पिछली बार देखिए दोस्तों आरएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा, कि मजरूल सरूर, है ना, मजरूल सरूर नामक समाचार पत्र जो 1849 ईस्वी को किस रियासत से प्रकाशित किया जाता था, तो दोस्तों भरतपुर से किया जाता था, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि जालोर के चौहानों की कुल देवी दोस्तों निम्न में से है, आशापुरा माता, साकम्बरी माता, सकराई माता, नागणेशी माता। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भाई उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आशापुरा माता को दोस्तों जालोर के चौहानों की कुल देवी कहते हैं, ठीक है। साकम्बरी माता की बात करें तो दोस्तों इसका मंदिर जयपुर में, और ये दोस्तों सांबर के चौहानों की कुल देवी, भाई सांबर के चौहानों की दोस्तों कुल देवी है हमारी साकम्बरी माता, ठीक है। इसके अलावा सकराई माता की बात करें तो दोस्तों सीकर में इसका मुख्य मंदिर है, और दोस्तों खंडेलवाल जाति की कुल देवी है ना, खंडेलवाल जाति की दोस्तों कुल देवी वेरी इंपॉर्टेंट है। नागणेशी माता की बात करें तो दोस्तों बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है भाई, है ना, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है नागणेशी माता, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि कौन सा सही सुमिलित नहीं है भाई। गोड़ी गीत दोस्तों कब गाया जाता है, वर निकासी के समय, गुड़ छड़ी रस्म के समय दोस्तों गाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। ये दोस्तों जच्चा गीत कब गाया जाता है, परिवार में बालक के जन्म के समय, बिल्कुल सही है। जला गीत कब गाया जाता है, बालक के जन्म के पश्चात कुआं पूजन के समय, नहीं दोस्तों। जला गीत दोस्तों कब गाया जाता है भाई, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, नोट करना, बारात का डेरा देखने जाते समय दोस्तों महिलाओं द्वारा ये गीत गाया जाता है, जला गीत, ठीक है। रसिया गीत दोस्तों होली का उत्सव पर गाया जाता है, बिल्कुल सही है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर दोस्तों 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। जला गीत बारात का डेरा देखने जाते समय दोस्तों गाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है दोस्तों, देखिए वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है, जोहड़बीर बीकानेर में, सम गांव जैसलमेर में, ताल छापर चूरूमिया बिलाड़ा जोधपुर में। देखिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ताल छापर चूरू वन्य जीव अभ्यारण्य में दोस्तों वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र दोस्तों स्थापित किया गया है। और दोस्तों काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है भाई, काले हिरणों के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध है, इस बात का भाई ध्यान रखना, ठीक है। ताल छापर चूरू, ठीक है। जोहड़बीर की बात करें तो दोस्तों राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र या केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है, यहाँ पर ऊंट अनुसंधान केंद्र, है ना, इस बात का ध्यान रखना।
जो बीकानेर में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा समगाम की बात करें तो दोस्तों ये जैसलमेर का वह गांव है जो दोस्तों वनस्पति रहित है ना, वनस्पति रहित गांव है जहां पर दोस्तों राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है। इस बात का ध्यान रखना, सबसे कम वर्षा वाला स्थान है समगांव जैसलमेर। और दोस्तों सब सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू हमारा सिरोही में है। सर्वाधिक वर्षा वाला अगर आपको जिला पूछे तो दोस्तों झालावाड़ है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब दोस्तों ये किस लिए प्रसिद्ध है? जोधपुर का बिलाड़ा, ये दोस्तों इसमें आई माता का मंदिर है, आई माता का मंदिर है यहाँ पर, इस बात का ध्यान रखना, ये इसलिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर दोस्तों 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि निम्न में से किस ग्रंथ की रचना महाराणा कुंभा ने नहीं की है? दोस्तों संगीत राज, संगीत रत्नाकर, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध है। तो दोस्तों हमारा संगीत राज की जो की है दोस्तों 5 कोशों में विभक्त है ना। संगीत रत्नाकर की रचना नहीं की दोस्तों। ये किसकी रचना है दोस्तों? संगीत रत्नाकर की रचना दोस्तों किसने की है? तो दोस्तों नोट करना, संगीत रत्नाकर की रचना की है सारंग देव ने। ये सारंग देव की रचना है दोस्तों, सारंग देव की रचना है। इसके अलावा देखिए संगीत राज की बात करें तो दोस्तों 5 कोशों में विभक्त है ना, 5 कोशों में विभक्त है महाराणा कुंभा द्वारा। और दोस्तों कौन कौन से कोश है ये एग्जाम में दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो नोट करना, ये दोस्तों नृत्य रत्न कोश में भी विभाजित है, एक कोश हो गया। दूसरा कोश का दोस्तों नाम रखना पाठ्य रतन कोश। तीसरा कोश का दोस्तों नाम रखना रस रतन कोश। चौथा कोश है दोस्तों इसका कौन सा? गीत रतन कोश, गीत रतन कोश। और दोस्तों 5वां कोश कौन सा दोस्तों? इसका नोट करना वाद्य रतन कोश है ना, वाद्य रतन कोश। ये 5 कोशों में दोस्तों विभक्त हमारा संगीत राज है ना। तो दोस्तों अगर पूछ ले कि आपको नृत्य रतन कोश की रचयिता कौन है तो दोस्तों कौन है? महाराणा कुंभा। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों संगीत मीमांसा भी इसी की रचना है, सूड प्रबंध भी इसी की रचना है। इसके अलावा दोस्तों और कौन कौन सी रचना है? तो चंडी शतक है, चंडी शतक भी दोस्तों इसी की रचना है महाराणा कुंभा की। ठीक है, तो दोस्तों ये सब रचना इसी की है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, ऐसा क्वेश्चन दोस्तों अगर आपको पूछ ले कि महाराणा कुंभा की उपाधियों व इनकी रचनाओं का उल्लेख है ना, महाराणा कुंभा की उपाधियां दोस्तों काफी सारी थी, राजगुरु, हालगुरु, अभिनव भट्टाचार्य, शैलगुरु आदि का उल्लेख दोस्तों किस अभिलेख में किया गया है? तो दोस्तों गलती से कुंभलगढ़ प्रशस्ति मत कर देना, ऐसे बोल रहा हूं। तो इनका उल्लेख दोस्तों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में किया गया है, इस बात का ध्यान रखना, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में किया गया है। ठीक है भाई, इनकी उपाधियां व इनकी रचनाओं का उल्लेख। ठीक है, इस बात का दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा देखिए दोस्तों कीर्ति स्तंभ का निर्माण दोस्तों महाराणा कुंभा ने है ना सारंगपुर के युद्ध के जो 1437 में लड़ा गया था, इसके विजय के उपलक्ष्य में किया था दोस्तों कीर्ति स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने। ठीक है, जो 9 मंजिला स्थित है। इसके अलावा देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भाई उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, ये दोस्तों बड़ा ही गजब का प्रश्न है दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, निम्नांकित में से किस जिले में अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र सबसे कम है? भाई बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद या अजमेर? तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अजमेर में अरावली पर्वतमाला का सबसे कम क्षेत्र है दोस्तों। अरावली पर्वतमाला की बात करें तो दोस्तों इसकी टोटल लंबाई कितनी है? राजस्थान में दोस्तों 550 किलोमीटर है ना, राजस्थान में 550 है। टोटल लंबाई दोस्तों इसकी 692 किलोमीटर है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, राजस्थान में दोस्तों कहां से कहां तक है? तो दोस्तों नोट करना, अरावली पर्वतमाला की स्थिति इस प्रकार है कुछ राजस्थान में, इस प्रकार दोस्तों। ठीक है, अरावली पर्वतमाला की स्थिति दोस्तों राजस्थान में कुछ इस प्रकार है ना। तो दोस्तों इधर तो आ गया खेतड़ी झुंझुनू, खेतड़ी झुंझुनू से दोस्तों ये उत्तर में खेतड़ी झुंझुनू तक दोस्तों विस्तारित है ना। और दोस्तों दक्षिण में सिरोही तक दोस्तों विस्तारित है, सिरोही तक दोस्तों, यहां तक दोस्तों इसकी लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर। ठीक है भाई, इसके अलावा देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि अरावली पर्वतमाला है ना, अरावली पर्वतमाला की लंबाई व चौड़ाई किस दिशा की ओर दोस्तों बढ़ती है? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है ना। दोबारा सुन लीजिए, अरावली पर्वतमाला की लंबाई व चौड़ाई किस दिशा की ओर बढ़ती है? तो दोस्तों नोट करना, देखिए उत्तर पूर्व से, ये तो हो गया दोस्तों उत्तर पूर्व दिशा से दोस्तों ये दक्षिण पश्चिम की ओर दोस्तों इसकी लंबाई बढ़ती है ना भाई, दक्षिण पश्चिम की ओर इसकी लंबाई बढ़ती है। इस बात में दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित एवं अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है जो दोस्तों खनिजों से भरपूर है भाई, इस बात का ध्यान रखना। तो दोस्तों ये हो गई हमारी अरावली पर्वतमाला। और दोस्तों अरावली पर्वतमाला की बात करें तो इसको राजस्थान में 3 भागों में दोस्तों इसको विभक्त किया गया है। ठीक है, ये दोस्तों मध्य अरावली हो गई, ये हमारी उत्तरी अरावली हो गई, ये हो गई हमारी दक्षिणी अरावली। ठीक है, ये हो गई हमारी दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली की मुख्य सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है दोस्तों। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी भी गुरु शिखर है, और दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी भी दोस्तों गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है भाई? 1722। ठीक है, 1722। मध्यवर्ती अरावली की बात करें तो दोस्तों इसकी सबसे ऊंची चोटी तारागढ़, जिसकी ऊंचाई है 873 है ना, 873। और दोस्तों उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? रघुनाथगढ़,
रघुनाथगढ़ दोस्तों, रघुनाथगढ़ है ना, इसकी ऊंचाई दोस्तों 1055 मीटर। ठीक है, तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, 1055 मीटर है रघुनाथगढ़, जो सीकर में स्थित है। ठीक है, और दोस्तों तारागढ़ कहाँ पर है, अजमेर में पड़ती है इसी ये तारागढ़। ठीक है, तो दोस्तों 3 भागों में इसे क्या किया गया है भाई, विभाजित किया गया है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला दोस्तों विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, राज्य को लगभग 2 बराबर भागों में दोस्तों बांटती है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अरावली पर्वतमाला, इसे राज्य की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी भी दोस्तों इसे कहा जाता है अरावली पर्वतमाला को, इस बात का ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गई हमारी अरावली पर्वतमाला। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला में दोस्तों नोट करना 13 जिले आते हैं, 13 जिलों को दोस्तों कवर करती है अरावली पर्वतमाला। राजस्थान के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ये बात भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है भाई। एक तरफ नदी दे रखा है, एक तरफ दोस्तों सहायक नदी दे रखा है। देखिए माही नदी की सहायक नदी कौन सी है दोस्तों, अगर हम माही नदी की दोस्तों सहायक नदी की बात करें तो दोस्तों इसकी नदी है सोम, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये बिल्कुल सुमेलित है। बनास नदी की सहायक नदी कौन सी है, बनास नदी की सहायक नदी है दोस्तों हमारी कोठारी, या साबरमती की सहायक नदी मोरेन, या दोस्तों लूनी नदी की सहायक नदी बांडी। तो भाई हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हो जाएगा उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था ना साबरमती की सहायक नदियां कौन कौन सी है, बनास नदी की कोठारी है, बिल्कुल सही बात है ना। लूनी की तो दोस्तों लास्ट में, जिसके लास्ट में डी आता है वो लूनी नदी की सहायक नदी होती है, आपको मालूम होगा। लेकिन साबरमती की सहायक नदियां बताया था ना, हतमती, वाकल, सही, वेसा, सही, मेसवा, वेत्रक, माजम, अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो दोस्तों उत्तर नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों देखिए यहाँ पर अगर हम माही नदी की बात करें तो दोस्तों माही नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, नोट कीजिए भाई। सोम नदी है ना, सोम नदी दोस्तों, इसके अलावा और कौन सी नदी है, मोरेन, मोरेन माही नदी की सहायक नदी है ये वाली नदी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ईरू, ईरू भी माही नदी की सहायक नदियाँ, अनास, अनास भी दोस्तों माही नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा दोस्तों कौन सी है, जाखम, ये भी दोस्तों माही नदी की सहायक नदी है ना। इसके अलावा बनास नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, कोठारी दोस्तों, जिसके किनारे उदयपुर में, सॉरी उदयपुर में नहीं दोस्तों, भीलवाड़ा में मेजा बांध बना हुआ है ना, कोठारी नदी के किनारे, इस बात का ध्यान रखना। और बागोर सभ्यता भी इसी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे। और अगर दोस्तों बनास नदी की सहायक नदियों की बात करें हम दोस्तों, बनास नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो दोस्तों नोट करना, बेड़च, डाई, कोठारी, खारी, मोरेल, मेनाल और सोदरा, ये बनास नदी की सहायक नदियां। लूणी, साबरमती की मैंने आपको बता दिया। लूणी नदी की जिसकी दोस्तों लास्ट में क्या आता है, डी आता है, जैसे दोस्तों लीलड़ी, सुकड़ी, जोजड़ी, मीठड़ी, ये सब के सब लूणी नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा एक नदी और इसकी जिसके लास्ट में डी नहीं आता है, वो कौन सी नदी है, जवाई नदी दोस्तों लूणी नदी की सहायक नदी है, जो राजस्थान के 6 जिलों में अपना अफवाह तंत्र बनाती है। लूणी नदी का उद्गम दोस्तों अजमेर के नागपाड़ से होता है। बनास नदी का उद्गम दोस्तों राजसमंद की खमनोर की पहाड़ी से होता है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। और साबरमती नदी का उद्गम दोस्तों उदयपुर की कोठड़ी गांव की पहाड़ी से होता है। माही नदी की बात करें, माही नदी का उद्गम कहां से होता है, तो दोस्तों नोट करना, माही नदी का उद्गम दोस्तों एमपी की मतलब मध्य प्रदेश की दोस्तों विंध्याचल की पहाड़ियों से दोस्तों माही नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए राज्य में 2001 से 2011 के दौरान किस जिले में ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है। ये क्वेश्चन दोस्तों कहने का मतलब इसका क्या है भाई, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर दोस्तों कब रही है, ये पूछ रहा है। ठीक है, कौन से जिले में रही है, झुंझुनू में, गंगानगर में, पाली में या कोटा में। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 4 भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए 2001 से 2011 के दौरान की बात हो रही है, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में रही है, तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कोटा हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को दोस्तों समझिए, अगर आपका ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि दोस्तों सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में रही है, तो कोटा करना ही है। ठीक है, अगर ऐसा पूछ ले कि सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में रही है ना 2001 से 2011 के दौरान, सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में रही है, तो तब भी दोस्तों आपको कोटा करना है, क्योंकि दोस्तों सबसे कम किस में है, कोटा में। कौन सी ग्रामीण जनसंख्या की बात हो रही है, सबसे कम कहां पर है, कोटा में। तो शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां पर होगी, कोटा में, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या दोस्तों सबसे ज्यादा कहां पर होगी भाई, सबसे ज्यादा तो दोस्तों एक कोटा में ही होगी, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे कम शहरी जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो दोस्तों डूंगरपुर आ जाएगा, है ना। डूंगरपुर दोस्तों सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, डूंगरपुर। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला पूछ ले, सर्वाधिक है ना, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला पूछ ले, तो आपको क्या करना है भाई, डूंगरपुर करना है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे ये क्वेश्चन दोस्तों उत्तर नंबर 4 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, नोट करना कि 2001 से 2011 के दौरान दोस्तों सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन कौन से हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो दोस्तों 1 नंबर पे आएगा बाड़मेर भाई, नोट करना बाड़मेर। 2 नंबर पे दोस्तों कौन सा जिला आ जाएगा, जैसलमेर है ना। और 3 नंबर पे आ जाएगा जोधपुर हमारा,
और दोस्तों 4 नंबर पे कौन सा आ जाएगा, बांसवाड़ा, 4 नंबर पे आ जाएगा बांसवाड़ा। ये कौन से जिले हैं दोस्तों, सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले 2001 से 2011 के दौरान। ठीक है, अगर आपको ऐसा पूछ ले 2001 से 2011 के दौरान न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन कौन से हैं, तो 1 नंबर पे आएगा गंगानगर, है ना, गंगानगर। 2 नंबर पे दोस्तों कौन सा आ जाएगा, 2 नंबर पे आ जाएगा झुंझुनू, और 3 नंबर पे आ जाएगा हमारा पाली, है ना, और 4 नंबर पे आ जाएगा बूंदी। ठीक है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भाई क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए दोस्तों क्या बोला है, गोखरू नामक आभूषण मानव शरीर के किस अंग पर पहना जाता है, अंगुली, नाक, कलाई या माथा। देखो कलाई को हाथ भी कहते हैं, है ना, इसको हाथ में भी पहना जाता है गोखरू आभूषण को। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाथों में पहने जाने वाले आभूषण दोस्तों कौन कौन से, मुख्य आभूषण नोट करना, गोखरू हो गया, है ना, नौगरी दोस्तों हाथ में पहना जाता है, यहाँ पर नोट करना, नौगरी आभूषण हाथ में पहना जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक मुख्य आभूषण है मोकड़ी क्या है दोस्तों, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, सेकंड ग्रेड में पूछा था, मोकड़ी क्या है, तो दोस्तों लाख से निर्मित चूड़ी होती है, लाख से निर्मित क्या होती है, चूड़ी होती है दोस्तों, मोकड़ी कहलाती है, जो दोस्तों हाथ का आभूषण है। इसके अलावा दोस्तों नौगरी, मोकड़ी, है ना, इसके अलावा दोस्तों नोट करना बल्ल्या, ये भी दोस्तों हाथ का आभूषण है। इसके अलावा दोस्तों गजरा हाथ का आभूषण है, और दोस्तों एक आभूषण और है नरमुख, ये भी हाथ का ही आभूषण है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, नौगरी किसका आभूषण है, हाथ का, लेकिन दोस्तों एक आभूषण है, एक तो है नुपुर और एक है नेवरी, ये दोनों आभूषण दोस्तों पैर के आभूषण है, इस बात के ध्यान देना, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं है। और नौगरी किसका आभूषण है, हाथ का। ठीक है भाई, तो दोस्तों इसे याद कैसे रखेंगे, देखिए नो में ओ की मात्रा दोस्तों ऊपर आ रही है, तो हाथ ऊपर आते हैं ना, तो ये हाथ का आभूषण हो गया, और नू में देखिए दोस्तों ऊ की मात्रा नीचे आ रही है, तो दोस्तों ये किसका आभूषण हो गया, पैर का आभूषण हो गया। इस प्रकार इसे याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा रामदेव जी की आराधना में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। ये दोस्तों योगा वाला बाबा नहीं है, ये दोस्तों लोक देवता रामदेव जी की बात हो रही है। कामन नृत्य, तेरह ताली नृत्य, रिखिया नृत्य, डोल नृत्य। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तेरह ताली नृत्य दोस्तों कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा, नोट करना, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा मंजीरा वाद्य यंत्र के साथ दोस्तों रामदेव जी की आराधना में यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, अगर दोस्तों इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना पूछ ले, आपको नृत्यांगना पूछ ले, तो दोस्तों किसका नाम आएगा, मांगी बाई का नाम आएगा। मांगी बाई दोस्तों तेरह ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, अब दोस्तों हम थोड़ी सी लोक देवता रामदेव जी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों नोट करना, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था दोस्तों, लोक देवता रामदेव जी का जन्म की बात करें तो दोस्तों उंडुकामेश्वर में, उंडुकामेश्वर में दोस्तों बाड़मेर में पड़ता है, जहाँ पर दोस्तों इसका जन्म हुआ था, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको पूछ ले तो दोस्तों इसका मुख्य मंदिर कहाँ है, तो रूणीचा जैसलमेर में पड़ता है भाई, है ना, रूणीचा जैसलमेर में दोस्तों इसका मुख्य मंदिर पड़ता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों हम बात करते हैं कि दोस्तों रामदेव जी को कामड़िया पंथ का प्रवर्तक कहा जाता है ना, नोट करना, कामड़िया पंथ का प्रवर्तक, कामड़िया पंथ का प्रवर्तक। और दोस्तों इससे पीरों का पीर कहा जाता है, पीरों का पीर भी कहा जाता है रामदेव जी को। ठीक है, इसके दोस्तों जो भजन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इसके भजन दोस्तों ब्यावले कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसकी जो ध्वजा होती है ना, वो दोस्तों नेजा कहलाती है, नेजा। और कितने रंगों की होती है, तो दोस्तों 5 रंगी ध्वजा होती है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों रामदेव जी के द्वारा दोस्तों 24 वाणियाँ इसकी रचना है, रामदेव जी की 24 वाणियाँ। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 24 वाणियाँ किसकी रचना है, रामदेव जी की रचना है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको पूछ ले दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ कि राजस्थान के पंच पीरों में कौन कौन से लोक देवता आते हैं। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो दोस्तों याद रखना RPMGH, है ना, RPMGH। इसका मतलब हो गया रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, गोगा जी और हड़बू जी। ये दोस्तों 5 लोक देवता है दोस्तों राजस्थान के पंच पीरों में शामिल है ना, पंच पीरों में दोस्तों शामिल है। रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है, इसलिए मैं दोस्तों एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है भाई, थोड़ा सा ध्यान रखना, एक क्वेश्चन काफी बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट, उत्तर नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डो नृत्य की बात करें तो दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध है, जालोर का प्रसिद्ध है। और दोस्तों डो नृत्य थाकना शैली में आयोजित किया जाता है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, थाकना शैली में भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है दोस्तों, देखिए निम्न में से कौन सा युग्म दोस्तों गलत है ना, प्रजामंडल आंदोलन और एक तरफ दोस्तों उनसे संबंधित नेता का नाम दे रखा है। देखिए कोटा प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों पंडित नैनूराम शर्मा ने की थी, बिल्कुल सही है। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना चुन्नीलाल शर्मा ने नहीं की थी दोस्तों, मैंने आपको कितने बार बताया, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों कांतिलाल चौथानी ने की थी भाई, है ना, कांतिलाल
चौथानी ने की थी दोस्तों बूंदी पर्दा मंडल की स्थापना। चौथानी है ना, चौथानी ने की थी बूंदी पर्दा मंडल की स्थापना। और दोस्तों किसकी अध्यक्षता में बूंदी पर्दा मंडल की स्थापना की गई? अगर दोस्तों आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो दोस्तों नोट करना, बूंदी पर्दा मंडल की स्थापना दोस्तों किसकी अध्यक्षता में की गई? हरि मोहन माथुर की अध्यक्षता में की गई है ना, नोट करना, हरि मोहन माथुर की अध्यक्षता में बूंदी पर्दा मंडल की स्थापना की गई है। ठीक है, तो दोस्तों हमारी इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बांसवाड़ा पर्दा मंडल की स्थापना भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने की है, प्रतापगढ़ की अमरनाथ पायक ने की है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, 3 व्यक्तियों का दोस्तों, मैं पहले भी आपको नाम बताया था, अभी मैं आपको नाम बता रहा हूँ। ठीक है, 3 व्यक्तियों का नाम दोस्तों नोट करना। अगर आपको पूछ ले हरि मोहन माथुर, एक व्यक्ति का नाम है हरि मोहन माथुर, हरि मोहन माथुर। ठीक है, इसका संबंध दोस्तों बूंदी पर्दा मंडल से है, क्योंकि बूंदी पर्दा मंडल की स्थापना है ना, बूंदी पर्दा मंडल की स्थापना दोस्तों कांतिलाल चौथड़ी ने इसकी अध्यक्षता में की थी। तो बूंदी पर्दा मंडल से हरिमोहन माथुर का संबंध है। ठीक है, दूसरा पूछ ले दोस्तों त्रिलोक चंद माथुर, इसका संबंध किस पर्दा मंडल से है? त्रिलोक चंद माथुर, इसका संबंध किस पर्दा मंडल से है? तो दोस्तों इसका संबंध है करौली पर्दा मंडल की स्थापना की थी भाई इसने। ठीक है, तीसरा है दोस्तों मथुरा दास माथुर, मथुरा दास माथुर, इसका संबंध दोस्तों मारवाड़ पर्दा मंडल से है, थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। ठीक है, मारवाड़ पर्दा मंडल का मुख्य नेता था दोस्तों मथुरा दास माथुर, एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस जिले में अरावली के साथ साथ विंध्यन क्रम के उच्चावत स्वरूप दोस्तों विद्यमान है? कोटा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। दोस्तों आपने नाम तो सुना ही होगा विंध्यन कगार उच्च भूमियों का, दोस्तों नाम नहीं सुना गया? विंध्यन कगार भूमियों का दोस्तों, है ना, भूमियों का, विंध्यन कगार भूमियों का दोस्तों आपने नाम तो सुना ही होगा। ठीक है ना, ये दोस्तों कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों ये बालू का स्तूपों से बनी होती है, इस बात का ध्यान रखना है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है किससे बनी होती है? बालू का पत्थरों से बनी होती है। बालू का स्तूपों का नाम आ गया, बालू का पत्थरों से बनी होती है, जिन्हें दोस्तों इंग्लिश में सैंड स्टोन कहते हैं, सैंड स्टोन दोस्तों कहा जाता है। इस बात का पहली बात को ध्यान रखना। और दोस्तों राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में दोस्तों ये मुख्यतः पाई जाती है। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? तो दोस्तों उदयपुर में पाई जाती है, इस बात का ध्यान रखना। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भाई उत्तर नंबर 4 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा, इस बात का जरूर ध्यान रखना। विंध्यन कगार भूमियां बालू का पत्थरों से बनी होती है, सैंड स्टोन से। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार पूछता है। राज्य में भूमि अवनयन के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र प्रभावित है। भूमि अवनयन का मतलब हो गया मृदा अपर्दन। ठीक है, तो सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा क्षेत्र प्रभावित है? जल अपर्दन से होता है सर्वाधिक, वायु अपर्दन से, लवणता से, या दोस्तों जल मगनता से। तो दोस्तों सर्वाधिक भूमि अपर्दन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया वायु अपर्दन के द्वारा दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक है ना भूमि अपर्दन होता है। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको पूछ ले कि अवनालिका अपर्दन कहाँ का प्रसिद्ध है? अवनालिका अपर्दन दोस्तों कहाँ होता है राजस्थान में? तो दोस्तों चंबल बेसिन में होता है, चंबल बेसिन में होता है, इस बात का ध्यान रखना। और मुख्यतः कोटा जिले में होता है ना, कोटा जिले में अवनालिका अपर्दन होता है ना, इस बात का ध्यान रखना। जो किसके द्वारा होता है? मुख्यतः जल के द्वारा होता है, एक प्रकार का जल अपर्दन है। ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि अवनालिका अपर्दन एक प्रकार का है, जल अपर्दन, वायु अपर्दन है ना, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो दोस्तों आपको जल अपर्दन करना है, क्योंकि चंबल नदी के द्वारा कोटा जिले में चंबल बेसिन में दोस्तों ये होता है। ठीक है, तो उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? हमारा 2 नंबर इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या बोल रहा है, निम्न में से वागड़ी बोली दोस्तों किन जिलों में बोली जाती है? वागड़ी का मतलब हो गया वागड़ क्षेत्र, ये वागड़ क्षेत्र में बोली जाती है दोस्तों। और राजस्थान में वागड़ क्षेत्र में 2 जिले आते हैं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोस्तों। उत्तर नंबर 1 दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों वागड़ी बोली पर दोस्तों सर्वाधिक किस बोली का प्रभाव है? तो दोस्तों गुजराती भाषा का दोस्तों सर्वाधिक प्रभाव है ना, गुजराती भाषा का, क्योंकि दोस्तों बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा है ना वो दोस्तों गुजरात से लगती है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपने राजस्थान की भौतिक स्थिति में विस्तार पढ़ा है तो दोस्तों उसमें पढ़ा होगा कि गुजरात की सीमा दोस्तों बांसवाड़ा डूंगरपुर से लगती है, तो गुजराती भाषा का सर्वाधिक प्रभाव है वागड़ी बोली पर। वागड़ी बोली को दोस्तों नोट करना बीली बोली भी कहा जाता है, बीली बोली भी कहा जाता है। और किसने कहा है बीली बोली? तो दोस्तों एक वैज्ञानिक है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, है ना, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन दोस्तों, ये एक वैज्ञानिक है जिन्होंने दोस्तों वागड़ी बोली को बीली बोली कहा जाता है। ये अक्सर एग्जाम में दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दोस्तों ईओआरओ में पूछा गया था दोस्तों थोड़े दिन पहले, क्वेश्चन मैं जो बता रहा हूँ ईओआरओ में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने दोस्तों अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक
सर्वे ऑफ इंडिया में दोस्तों राजस्थानी बोलियों को मुख्यतः कितने समूहों में विभाजित किया है? तो दोस्तों 5 समूह में विभाजित किया है, इस बात का ध्यान रखना। दोबारा सुन लीजिए, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को मुख्यतः कितने समूहों में दोस्तों विभाजित किया है? तो 5 समूहों में विभाजित किया है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो हमारे दोस्तों इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि राजस्थान में सूखे से निपटने हेतु नोडल विभाग कौन सा है भाई? कौन सा विभाग है? आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग। उत्तर नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा, बड़ा आसान सा प्रश्न था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए राज्य के किस जिले में वर्षा के वितरण में सर्वाधिक वर्षा प्रतिशत देखने को मिलता है? मतलब सर्वाधिक वर्षा दोस्तों कहां पर होती है? राजसमंद में, सिरोही में, अलवर में, कोटा में। ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान दोस्तों माउंट आबू होता है ना, माउंट आबू है जो हमारे सिरोही में पड़ता है। अगर सर्वाधिक वर्षा वाला जिला दोस्तों अगर आपको पूछ ले तो दोस्तों झालावाड़ आएगा, है ना, झालावाड़ आएगा। स्थान विशेष की बात करें तो दोस्तों माउंट आबू आएगा। ठीक है, सबसे कम वर्षा वाला स्थान तो समगांव पड़ता है जैसलमेर में, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो दोस्तों हमारे इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है कि जिले की कुल जनसंख्या में शिशु जनसंख्या 0 से 6 आयु वर्ग का प्रतिशत है, सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है? क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि दोस्तों 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? क्वेश्चन बस यही कहना चाहता है कि 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर, बाड़मेर, धौलपुर या बांसवाड़ा। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भाई उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जैसलमेर। जैसलमेर की दोस्तों सर्वाधिक प्रतिशत कितनी है ना, ये सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है 0 से 6 आयु वर्ग में। तो दोस्तों 19.47% है, अगर पूछे तो दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों 2 नंबर पे आता है हमारा बाड़मेर, 3 नंबर पे दोस्तों बांसवाड़ा आता है। 3 नंबर पे कौन सा आता है? बांसवाड़ा, ये 3 नंबर पे आता है। ठीक है, ये इनका हो गया क्रम। अगर दोस्तों आपको ऐसा पूछ ले कि 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तब आता है दोस्तों श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर आएगा भाई, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। तो इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला है, 1857 की क्रांति के समय वडलू का युद्ध ये कहां पर पड़ता है? जालोर में पड़ता है ये स्थान। ठीक है, किन के मध्य हुआ था? तो दोस्तों मारवाड़ एवं आहुआ की सेना के मध्य हुआ था। उत्तर नंबर 1 दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों एक बात मैं आपको बताना भूल गया, अगर आपको पूछ ले 1857 की क्रांति के दौरान चेलावास का युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों सितंबर 1857 को हुआ था। और दोस्तों इस युद्ध में दोस्तों नोट करना, इस युद्ध में दोस्तों जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट दोस्तों मेक मोशन मारा गया था, है ना, मेक मोशन मारा गया था। और इस युद्ध को दोस्तों काले गोरों का युद्ध कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखना। काले गोरों का युद्ध दोस्तों इसी चेलावास के युद्ध को कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ दोस्तों एक युद्ध और लड़ा गया था, बिठोड़ों का युद्ध, है ना, इस बात का ध्यान रखना। ये भी दोस्तों है ना मारवाड़ की सेना और आहुआ के मध्य दोस्तों लड़ा गया था भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों कोठारिया का नाम आया, एक क्वेश्चन है यहाँ पर कोठारिया का नाम आया, है ना। एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में तात्या टोपे को दोस्तों कहाँ के सामंत ने शरण दी थी? तो कोठारिया के सामंत जोध सिंह ने शरण दी थी, इस बात का ध्यान रखना। जोध सिंह ने शरण दी थी कोठारिया के सामंत तात्या टोपे को दोस्तों, है ना। तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है, निम्न में से किस मंदिर को मामा देव का मंदिर भी कहा जाता है? कुंभश्याम मंदिर चित्तौड़, कुंभश्याम मंदिर कुंभलगढ़, या दोस्तों श्रृंगार चोरी मंदिर, या एकलिंगनाथ जी का मंदिर। देखिए मामा देव का मंदिर तो दोस्तों कुंभलगढ़ में है, लेकिन कुंभश्याम का मंदिर दोस्तों कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। तो दोस्तों कुंभलगढ़ में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, कुंभश्याम मंदिर कुंभलगढ़ को दोस्तों मामा देव का मंदिर कहा जाता है। ठीक है ना, तो उत्तर नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको पूछ ले कि मामा भांजे की छतरी कहां पर स्थित है ना, मामा भांजे की छतरी, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, मामा भांजे की छतरी कहां पर स्थित है? तो दोस्तों आपको कहना है जोधपुर में मामा भांजे की दोस्तों छतरी स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कहां पर होगा। देखिए एकलिंगनाथ जी का मंदिर आपको मालूम है चित्तौड़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए उदयपुर में एकलिंगनाथ जी का मंदिर। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, निम्न में से किस जिले में सदाहरित और अर्ध सदाहरित वन पाए जाते हैं? मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में दोस्तों उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन पूछ ले, या दोस्तों सदाहरित वन पूछ ले, या दोस्तों अर्ध सदाहरित वन पूछ ले, एक ही जिले में पाए जाते हैं, सिरोही में। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। सिरोही में दोस्तों सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है ना, और दोस्तों नोट करना इसी सिरोही में दोस्तों हमारी गुरु शिखर स्थित है, गुरु शिखर पर्वतमाला दोस्तों अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है ना, 1722 मीटर, इसी सिरोही जिले में स्थित है। और सिरोही जिले में दोस्तों राजस्थान का प्रथम पारिस्थितिक मित्र संभाग भी दोस्तों इसी सिरोही जिले में स्थित है, इस बात का दोस्तों। तालिका पृष्ठ को तालिका सेकंड से सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। तालिका पृष्ठ देखिए उदय सागर झील कहां पर है भाई? उदय सागर झील पड़ती है दोस्तों हमारी उदयपुर में, बिल्कुल सही बात है।
उदयपुर में दोस्तों। रामगढ़ दोस्तों बांध है जो हमारे जयपुर जिले में पड़ता है। कायलाना झील कहाँ पर है दोस्तों, ये जोधपुर में पड़ती है। और गेप सागर कहाँ है, ये दोस्तों डूंगरपुर में। तो दोस्तों इस प्रकार आप इसको सम्मिलित कर लेना, बड़ा आसान सा प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, वायु की गुणवत्ता सूचकांक बताने वाला मोबाइल एप्लीकेशन कौन सा है। राजवायु है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। 2021, 22, 23 में दोस्तों अभी तक दोस्तों 3 बार पूछा गया, हर साल में दोस्तों कंटिन्यू क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है। राजवायु वाला दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट वाला मॉडल पेपर दोस्तों। ऐसा 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट दोस्तों लोग आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों, पेड कोर्स में भी दोस्तों प्रोवाइड नहीं कराते, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों आपका भाई आपको निःशुल्क दोस्तों बिल्कुल दोस्तों एक उच्च क्वालिटी के साथ दोस्तों प्रोवाइड करा रहा है। आपके लिए दोस्तों मेहनत करता है आपका भाई दोस्तों, आपका फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइबर कर देना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ऐसा कंटेंट है जो आपके एग्जाम में एक मील का पत्थर दोस्तों साबित होगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना तो दोस्तों बनता है यार, और आप ही नहीं करोगे तो दोस्तों कौन करेगा यार, आप ही तो हमारी फैमिली है। आपके लिए दोस्तों आपका भाई सब कुछ करता है दोस्तों, मुझे सिर्फ मेरे स्टूडेंट से मतलब है, क्योंकि आपके इस चैनल का एकमात्र मोटो दोस्तों यही है कि आपके जो दोस्तों आपका जो हमारे प्रति दोस्तों विश्वास है ना, उसको दोस्तों आपके सिलेक्शन में चेंज करना दोस्तों हमारा एकमात्र इस चैनल का उद्देश्य है। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर देना, और जल्दी से यार 10 के सब्सक्राइबर कीजिए यार। कितने दिन लगाओगे आप 10 के सब्सक्राइबर करने में, ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों 10 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो दोस्तों मेरे को और ज़्यादा दोस्तों मोटिवेशन आएगा, और ज़्यादा अच्छी तरीके से दोस्तों मैं आपको बता पाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।